हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं कदान मूवी को, जिसकी IMDb रेटिंग 8.8 आउट ऑफ 10 है। इस फिल्म का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 28 मिनट है। ये एक ड्रामा एक्शन मूवी है। इस फिल्म को तेलुगु में आर्यन, तमिल में कदान और हिंदी में हाथी मेरे साथी नाम से रिलीज किया गया है। इस फिल्म में इंसान और जानवरों के बीच की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई गई है। इस फिल्म में बहुत अच्छा मैसेज है कि हाथी और जंगल हमारे लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस फिल्म में लीड रोल में राणा दगुपति एज अ वनदेव, पुलकित सम्राट एज अ शंकर, श्रेया पिलवांकर एज अ अरुंधति जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है, जोया हुसैन एज अ अरवी। इसके अलावा कई बड़े एक्टर भी इस फिल्म में हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फिल्म एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। फिल्म शुरू करने के पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हम वनदेव को देखते हैं, जिसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में 1 लाख पेड़ लगाए हुए थे। दूसरी तरफ आरव और उसकी बहन अरवी को दिखाया जाता है, जो लोग छोटी जाति के थे और अपने गैंग के साथ जंगल में रहा करते थे, क्योंकि वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से काफी परेशान थे और सरकार ने इन्हें उग्रवादी का दर्जा दे दिया था। एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया वनदेव को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां कुछ लोग टाउनशिप बनाने के लिए आए हुए थे। वनदेव उन लोगों को बताता है कि ये एरिया नो डेवलपमेंट जोन के अंदर आता है, यानी रिजर्व फॉरेस्ट है और वहां किसी भी इंसान का आना मना है। तभी वहां एक टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग अपना सारा सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। पर कुछ ही दिनों के बाद वो लोग फिर से आते हैं और वह चिड़िया फिर से शोर करने लगती है। तब एक ऑफिसर उसे मार देता है ताकि वह लास्ट टाइम की तरह वनदेव को लेकर ना आ जाए। उसके बाद वह लोग ढेर सारे पेड़ काट देते हैं और उनमें आग लगा देते हैं और फिर वहां रहने के लिए घेराबंदी कर लेते हैं ताकि कोई जानवर वहां ना घुस पाए। पर वह कैंप ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां से हाथी पानी पीने के लिए गुजरते थे। उनका रास्ता ब्लॉक हो जाने के कारण हाथी वहां तोड़ फोड़ करने लगते हैं और जो लोग उनके रास्ते में आते हैं उनको मार देते हैं और घायल कर देते हैं। और वह लोग सब कुछ तबाह करके अपना रास्ता खुद बना लेते हैं और पानी पीने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वहाँ पुलिस और मीडिया दोनों आ जाती है कि तभी वहाँ वनदेव आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को कान पकड़कर डांटने लगते हैं कि उसने पहले ही कहा था कि ये हाथियों का घर है, फिर उन्होंने यहाँ पर जाली क्यों लगाया। तब DRL कंपनी का लॉयर कहता है कि यह जमीन DRL ने खरीद ली है, उनके पास जमीन के पेपर्स भी हैं। दरअसल वह 100 एकड़ जमीन वनदेव के पुरखों की थी, पर उन्होंने आज़ादी के टाइम गवर्नमेंट को ज़मीन सौंप दी थी संभालने के लिए, ना कि प्राइवेट कंपनियों को बेचने के लिए। वनदेव सभी को 10 मिनट के अंदर जगह खाली करने को कहता है और वहाँ एक रिपोर्टर अरुंधति सारे मामले को समझने लगती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में अरुंधति एक आर्टिकल निकालती है कि हाथियों के घर में इंसानों की घुसपैठ। वह न्यूज़पेपर वो वनदेव को ले जाकर दिखाती है। तब वनदेव उसे इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाते हैं। वह उसे बताते हैं कि इस हरे भरे जंगल के पीछे ये हाथी ही हैं, क्योंकि वह चलते हुए रास्ते में गोबर फैलाते जाते हैं। उसी गोबर की मदद से पेड़ होते हैं और अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, जिससे नदियाँ सूख जाएंगी, जिससे भूजल खत्म हो जाएगा और इसके बाद तो भूकंप, अकाल, महामारी फैल जाएगा और लोग पानी की बूंद के लिए भी खून बहाने लगेंगे। दूसरी ओर एक भ्रष्टाचारी पर्यावरण मंत्री को दिखाया जाता है जिसका नाम जगन्नाथ था। वो DRL टाउनशिप का मॉडल मीडिया को दिखाता है। वह मंत्री अपने कॉन्ट्रैक्टर को DRL टाउनशिप के पास 70 किलोमीटर की दीवार खड़ी कर देने को कहता है ताकि हाथी वहां घुस ना पाए। पर जब तक दीवार बन नहीं जाती है तब तक उन हाथियों को भगाने के लिए एक कुनगी हाथी को बुलाया जाता है, जिसके साथ उसका महावत शंकर और उसका मामा भी आते हैं। उस हाथी का नाम छोटू होता है। रास्ते में अरवी शंकर पर अटैक करती है और उसे जंगल से भाग जाने को कहती है, पर शंकर को अरवी से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। इधर DFO कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर जमीन के पेपर को चेक करने लगता है।
तभी वहाँ वनदेव गांव के कुछ लोगों के साथ आते हैं, पर पुलिस वहाँ से उन्हें आगे नहीं जाने देती। तब डीएफओ वनदेव को बताता है कि इनके पेपर जाली हैं। नेक्स्ट डे डीएफओ वनदेव को उसके पुरखों का एग्रीमेंट दे देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि हम अपनी सारी जमीन गवर्नमेंट को सामाजिक प्रगति के लिए दान कर रहे हैं, पर अगर इसका गलत उपयोग किया गया तो यह हमारे आने वाले वारिस का इस जमीन पर दोबारा कब्जा हो जाएगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वनदेव दिल्ली जाता है, मगर रास्ते में ही मिनिस्टर के कहने पर ही उसका बैग चोरी कर लिया जाता है। पर वनदेव काफ़ी मशक्क़त के बाद अपना बैग वापस हासिल कर लेता है। उसके बाद वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ऑफिस जाता है। नेक्स्ट डे कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टे ऑर्डर चिपका दिया जाता है। शंकर के मामा उसे आकर बता देते हैं कि अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि काम बंद हो रहा है, पर शंकर वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे अरवी के आसपास रहना था। वो जाकर के स्टे ऑर्डर फाड़ देता है। कॉन्ट्रैक्टर उस पर काफ़ी गुस्सा होता है कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिससे हम लोग अरेस्ट भी हो सकते हैं। तब शंकर उनसे कहता है कि केस तो ऐसे भी एटलीस्ट 10 साल तो चलेगा ही, तब तक तो ये काम कंप्लीट भी हो जाएगा। ये सुन करके उन लोगों को एक आइडिया मिल जाता है, जिसके बाद मंत्री उस डीएफओ विश्वजीत का ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि वह एक ईमानदार ऑफिसर था, और उसकी जगह पर अपने करप्ट डीएफओ को अपॉइंट कर देते हैं जिसका नाम अजीत होता है। वनदेव अजीत के पास जाकर उसको बताता है कि वह लोग स्टे ऑर्डर के खिलाफ वहां पर काम कर रहे हैं। तब अजीत उसे कोर्ट जाकर उन पर केस करने को कहता है। वनदेव उसे अपने साथ साइट पर चलने को कहता है, तो अजीत उस रूम का सीसीटीवी ऑफ कर देता है और चपरासी को बुलाकर उसको घायल कर देता है। आवाज़ सुनकर के सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है। तब अजीत उसे भी मारता है और फिर खुद को भी घायल कर लेता है, और उसके बाद वह सीसीटीवी ऑन कर देता है, और उसके बाद वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे वनदेव से वह अपनी जान की भीख मांग रहा हो, पर असल में वह अपनी बातों से वनदेव को भड़का रहा होता है। वह कह रहा होता है कि वनदेव के लगाए हुए 1 लाख पेड़ वह कटवा ही कर रहेगा और वहाँ पर वह टाउनशिप बनवाएगा। ये सुन करके वनदेव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सच में अजीत को मारने लगते हैं, और यह सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर अजीत भाग के बाहर चला जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तब वनदेव उसे सबके सामने मारते हैं, और तब पुलिस उसे रोकने आती है तो वह पुलिस पर भी हाथ उठा देता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें अच्छी खासी फाइट सीन दिखाई जाती है, पर तभी वनदेव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वनदेव को कोर्ट में पेश किया जाता है। एविडेंस के तौर पर उनके पास सीसीटीवी फुटेज थी। उनका वकील कोर्ट में बताता है कि यह इंसान पागल है क्योंकि वह जंगल में जानवरों से बात किया करता है, और जब वह इंसानों के संपर्क में आता है तो अग्रेसिव हो जाता है और उन पर हमला कर देता है, इसलिए उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाए। ये सब कुछ सुनकर वनदेव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कोर्ट में ही वकील को मारने लगता है, जिसे देख करके जज वनदेव को 2 महीने के इलाज के बाद 1 महीने की जेल की सजा सुना देती है। रिपोर्टर अरुंधति इस केस की सच्चाई छापना चाहती है, पर तभी उसका बॉस उसे मना कर देता है क्योंकि उसे मिनिस्टर ने खरीद लिया था। तब अरुंधति जॉब छोड़ देती है और अपने डैड को सारी बात बताती है। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर खुद का न्यूज़ चैनल खोल लेती है। इसके बाद अरुंधति वनदेव से मिलने छत्तीसगढ़ के जेल में जाती है। वह उन्हें कहती है कि वह हाई कोर्ट में जा करके अपील करने के लिए वनदेव का पेपर्स पर साइन लेना चाहती है, पर वनदेव का कानून पर से भरोसा ही उठ चुका था। थोड़ी देर के बाद वह मिनिस्टर वनदेव से मिलने आता है और वह अकेले में वनदेव का मजाक उड़ाता है। तब वनदेव गुस्से में उसका गला दबा लेता है, पर पुलिस आकर के मिनिस्टर को बचा लेती है और वनदेव को इलाज के नाम पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिससे वनदेव तड़पने लगता है। यह देख करके मिनिस्टर को बहुत मजा आता है। इसी तरह से वनदेव को रोज टॉर्चर किया जाता है। इधर एक दिन शंकर देखता है कि उसका छोटू चेन से बंधा हुआ नहीं है। तब वो उसे ढूंढता है तो वो देखता है कि अरवी छोटू को कहीं ले जा रही होती है। शंकर अरवी को प्रपोज कर देता है, पर अरवी उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और एक बटन प्रेस करके कंस्ट्रक्शन साइट का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर देती है। फिर वह शंकर को बोलती है कि वह बस छोटू को नुकसान न पहुंचे इसलिए उसको यहाँ लेकर आई थी।
और वहां से चली जाती है। यह देख करके वहां के मजदूर वहां से काम छोड़ करके भागने लगते हैं, पर शंकर उनको रोकता है और तिगुनी सैलरी पर काम करने को राजी करवा लेता है। पर तभी क्रेन का वायर टूट जाता है। वहां के लोग बोलते हैं कि अब उग्रवादियों के डर से तो कोई इसे ठीक करने को नहीं आएगा और काम नहीं होगा और मिनिस्टर गुस्सा करेगा। तब शंकर बोलता है कि सामान ही तो उठाना है ना, तो यह काम वो छोटू से करवा लेगा। शंकर के मामा उससे समझाते हैं कि छोटू तो अभी बच्चा है, वो कैसे करेगा, पर शंकर उन्हें चुप करवा देता है। उसके बाद बिना किसी रेस्ट के छोटू को लगातार दिन रात काम करवाया जाता है। उससे बड़े बड़े सीमेंट के पिलर खिंचवाए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन शंकर को कुछ न कुछ गिफ्ट देता रहता है। इसके बदले में अरुंधति छुप छुप कर ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही होती है। धीरे धीरे 3 महीने बाद दीवार कंप्लीट हो जाती है और एक दिन मिनिस्टर वहां आता है और शंकर को सम्मानित करते हैं। पर शंकर खुश नहीं होता है क्योंकि वह का काम अब खत्म हो चुका था और उन्हें वापस लौटना था, लेकिन शंकर वहां से जाना नहीं चाहता था। इधर जेल से वनदेव जब लौटते हैं तो उस दीवार को देख करके वो बहुत ही बेबस महसूस करते हैं। इधर शंकर को उसका पेमेंट मिल जाता है और वो वहां से जाने लगते हैं। उस टाइम पर वहां पर पिलर लोड हो रहा था कि तभी अचानक एक पिलर टूटकर छोटू के ऊपर गिर जाता है और छोटू वहीं पर गिर पड़ता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। शंकर छोटू को उठाने की कोशिश करता है पर उसके हाथ खून से लाल हो जाते हैं। तभी वहां कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। शंकर और उसके मामा क्रेन की हेल्प से छोटू को लॉरी में डालकर हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, पर तभी मिनिस्टर को रास्ते में एक सीमेंट क्रशर अटका हुआ दिखता है जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो गया था। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके वहां क्रेन भेजने को कहता है। शंकर उससे हेल्प मांगता रह जाता है पर वह क्रेन मिनिस्टर के पास भेज देता है और तभी छोटू की डेथ हो जाती है और शंकर बहुत रोता है। वहीं अरुंधति वनदेव को बताती है कि उसके जेल जाने के बाद से हाथियों का झुंड आसपास दिखाई भी नहीं दिया है। वनदेव उन्हें बताता है कि वह लोग उत्तर दिशा की ओर गए होंगे, पर अब उनके आने का टाइम हो गया है। और तभी सच में कुछ ही देर में हाथियों का झुंड वहां पानी पीने को आता है, पर सामने दीवार खड़ी हो चुकी होती है। एक हाथी दीवार के पास जाकर रोने लगता है और उसकी सूंड बार बार दीवार पर लगे इलेक्ट्रिक वायर पर टच होती जाती है, जिससे उसे शॉक भी लगने लगता है। तब जब उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है तब वह लोग गांव की ओर चले जाते हैं और गांव के लोग उन्हें पत्थर मारने लगते हैं और उन्हें आग से डराने लगते हैं। तब वनदेव आकर के उन्हें रोकता है और समझाता है कि हाथी इस दीवार की वजह से परेशान हैं और अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वो गांव में आकर के ऐसे ही हमेशा तबाही मचाया करेंगे और जिंदगी भर हाथियों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी है तो दीवार तोड़वाना पड़ेगा। इसलिए गांव के लोग धरना देने के लिए बैठ जाते हैं, पर कुछ देर में वहां पुलिस आ जाती है और लाठीचार्ज कर देती है। यह सब शंकर भी देख रहा होता है। वह कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर के बोलता है कि उसे नहीं पता था कि दीवार की वजह से इतना कुछ हो जाएगा। वह उसे दीवार तोड़ने को कहता है, पर कॉन्ट्रैक्टर उसे वहां से भगा देता है। तब शंकर खुद ही बुलडोजर से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। पुलिस वाले शंकर को रोकते हैं तो वह उन्हें भी मारता है और जब पुलिस वाले उस पर गोली चलाने लगते हैं तो वहां से भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। फिर एसपी अर्जुन पांडे उसे फॉलो करता है और कुछ दूर जाने के बाद वह अपने ही 2 इंस्पेक्टर्स को गोली से मार देता है और उनकी मौत का इल्जाम शंकर पर लगा देता है। इधर एसपी गांव में अपने पुलिस वालों से ही गांव के घर में हथियार छुपवा देता है और थोड़ी देर के बाद कैमरे के साथ तलाशी लेने जाता है और वही हथियार निकाल करके कहता है कि ये सारे गांव वाले उग्रवादियों के साथ मिले हैं और शंकर भी उन उग्रवादियों के साथ मिला हुआ है और गांव वालों के घर तलाशी लेने पर उन्हें हथियार बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, वह गांव के कुछ बेकसूर नौजवानों को जबरदस्ती उग्रवादियों का यूनिफॉर्म पहना देता है और उन्हें फिर शूट कर देता है और उनकी डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाता है या बोल करके कि उन्होंने उग्रवादियों को मार गिराया है। पुलिस के जाने के बाद अरवी की गैंग घायल लोगों को अपने साथ जंगल में ले जाती है और उनका इलाज करती है। घायल लोगों में शंकर भी होता है और उसका भी इलाज किया जाता है।
इधर जो लोग गांव में बच गए थे उन्हें भगाने के लिए अर्जुन पांडे उनके गांव की झोपड़ियों में आग लगवा देता है। दूसरी तरफ अरवी और उसके गैंग वाले उस दीवार को तोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। तब शंकर उन्हें बताता है कि हम सुरंग बना करके दीवार की नींव तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां हथगोला से दीवार तोड़ सकते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर तो सिक्योरिटी काफी टाइट है। रात में ही उन लोगों ने सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया था। नेक्स्ट डे अर्जुन पांडे एक ऑफिसर को भेज करके एक हाथी को गोली मरवा देता है। तभी वहां वनदेव आ जाता है और उस ऑफिसर को मारने लगता है। ऑफिसर भागते हुए एक सूखे से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहां दोनों में जबरदस्त फाइटिंग होती है और एंड में वनदेव उस ऑफिसर को मार देता है। उसके बाद वनदेव उसकी गन को पकड़कर सोचने लगता है कि इसी गन से उसने उसके हाथी को मार डाला। तभी बाकी के हाथी वनदेव के हाथ में गन देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वनदेव ने ही उस हाथी को मारा है, जिसके बाद गुस्से में हाथी वनदेव को मारने को दौड़ते हैं। तब वनदेव वहां से अपनी जान बचा करके भागता है। इधर एसपी अर्जुन पांडे वनदेव पर उस हाथी के मर्डर का आरोप डाल देता है और उसे अरेस्ट करने के लिए जंगल में फोर्स भेज देता है। दूसरी ओर वनदेव कई बार हाथियों के लिए खाने की चीजें लेकर जाता है, पर हर बार हाथी उस पर हमला करने के लिए उसे दौड़ा लेते हैं और वनदेव को वहां से भागना पड़ता है। इधर शंकर और अरवी की गैंग ने काफी लंबी सुरंग बना ली है और उसके बाद वह उस सुरंग में बम भी फिट कर देते हैं। पर उसी रात इनॉग्रेशन की तैयारी के लिए कुछ सामान टाउनशिप के अंदर ले जाया जा रहा होता है कि तभी सुरंग के पास ही गाड़ी का चक्का धंसता है, जिससे पुलिस को सुरंग के बारे में पता चल जाता है और वह ब्लास्ट करने वाले हथगोलों को भी बुझा देते हैं। पर शंकर की टीम ने 2 सुरंग बनाई होती है और वह दूसरी सुरंग के हथगोलों में आग लगा देते हैं। पर तभी दूसरी सुरंग की ओर से हाथियों का एक झुंड जा रहा होता है, जिसे देख लेता है शंकर, और तब वो शंकर हाथियों को वहां से हटाने के लिए भागता है, जिसे पुलिस वाले और उग्रवादियों के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अर्जुन पांडे अकेले में अरवी को पकड़ लेता है। फायरिंग के बाद उग्रवादी अरवी को ढूंढने लगते हैं कि तभी शंकर को अरवी की नेक्ड बॉडी मिलती है और पास ही अर्जुन पांडे का बैच भी मिलता है, जिसका मतलब अर्जुन पांडे ने अरवी का रेप करके उसे घायल कर दिया था। शंकर उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में वह शंकर से दीवार तोड़ने को कहती है, पर तभी अरवी की डेथ हो जाती है। शंकर उसकी डेड बॉडी